बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कैसर बारी। मैं एडवोकेट हूँ जी, वकील हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ और बहुत सी वीडियोस में मैंने ह्यूमन राइट्स लॉज के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, इंटरनेशनल लॉज के हवाले से बातें की हैं। और लेकिन आज की ये जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा हम हट के बात करेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। और चूँकि बहुत से लोग जिस वक्त माइग्रेशन की तरफ आते हैं या जिस वक्त अपना इमिग्रेशन के हवाले से या इंटरनेशनल लॉज के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें करना चाह रहे होते हैं, सो उसमें उनको बहुत सी हर्डल्स आती हैं। सो आज की एक तो इस वीडियो का आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी अवेयरनेस देना कि ये रूल ऑफ लॉ जो होता है वो क्या होता है और इसमें किस तरीके से जो है हर शख्स जो है ये समझता है कि जी कि शायद उसके साथ जस्टिस उसको नहीं मिल पा रहा है या शायद उसके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन टेक्निकली तौर पे जो एक स्टेट होती है, जो एक हुकूमत होती है, वहाँ के अदारे जो होते हैं, वहाँ की जो और ये जो पिलर्स जिसको कहा जाता है, उनका काम ये होता है कि रूल ऑफ लॉ को बनाना और रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल करना। चाहे वो जब एक स्टेट एक कानून जब पास करती है, जब एक कानून बनता है जिसको हुकूमत के ज़रिए जो है गवर्नमेंट के ज़रिए बनाया जाता है और उसके बाद जो उसके उसी गवर्नमेंट के अंडर जिस वक्त उसको पास होने के बाद वो एक कानून की शक्ल बन जाती है, तो उसकी जो स्टेट होती है, जो वो स्टेट का काम ये होता है कि उस कानून के ऊपर जो है वो अमल करवाना। अब उस स्टेट के जो पिलर्स आ जाते हैं, चाहे उसमें ऑब्वियसली जो कोर्ट्स आ जाती हैं, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट पिलर होता है इसका। फिर उसके बाद आपकी जो इंतज़ामिया आ जाती है, जिसमें अगर हम इसको सादा ज़बान में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, चूँकि मेरी ज़्यादा वीडियोस जो होती हैं ये ह्यूमन राइट्स लॉज और इमिग्रेशन से ही रिलेटेड होती हैं, सो मैं इसलिए इसकी एग्जांपल भी आपको इसी से रिलेटेड ही देना चाहूँगा। वो ऐसे है कि आपने एक कंट्री में आके आपने अपना वीज़ा अप्लाई किया। लेट्स से आप यूके में आए, आप यूके के अंदर आने के बाद आपने कोई सा भी एप्लीकेशन आपने फाइल की, चाहे वो स्टूडेंट एक्सटेंशन की है या आपके स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्विचिंग की है या उसके बाद आपका स्पाउस वीज़ा स्विचिंग की है। सेम इसी पॉइंट को हम उठा के आउटसाइड द कंट्री ले जाते हैं। आप किसी और कंट्री में हैं और आप सोचते हैं कि जी कि हमने यूके में, यूरोप में या कहीं पे भी जाके हमने वहाँ की इमिग्रेशन लेनी है, वहाँ पे हमने मूव करना है, वहाँ का हमने स्पाउस का वीज़ा लेना है। तो वो ये जो सारे का सारा सिस्टम होता है, ये कोई एम्बेसीज में खाली एक एप्लीकेशन करना इसका मकसद नहीं होता कि जी आपने एक फॉर्म फिल किया, आपने जो है वो एम्बेसी को या अदारों को या होम ऑफिस को आपने एक एप्लीकेशन भेज दी, तो वहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या बाकी चीज़ें आ गई, तो उसके मुताबिक वो आपको आपकी बीवी यूरोपियन है या आपकी वाइफ जो ब्रिटिश है, तो वो कहेंगे कि जी ये चूंकि वो हमारे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है तो हम आपको वीज़ा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इन्होंने कानून एक बना होता है, एक कंट्री का एक लॉ होता है। ये तमाम जितने इंस्टीट्यूट होते हैं, इन्होंने उस कानून के ऊपर अमल करना होता है। होम ऑफिस जो होता है ये जैसे अगर हम चलिए हम यूके की बात कर लेते हैं। यूके का होम ऑफिस जो है ये एक मेन इनका एक पिलर है, मेन एक अदारा है जो आपके लिए जो इमिग्रेशन कवानीन हो या बाकी ऑब्वियसली जितना ये पुलिस सिस्टम आ जाता है, ये जो बाकी जितने लॉज हैं वो ऑब्वियसली होम ऑफिस के अंडर ही आते हैं। लेकिन मैं चूँकि सिर्फ इमिग्रेशन की तरफ ही फोकस करना चाह रहा हूँ। जिस वक्त पार्लियामेंट से कानून पास हो जाता है और उसके बाद वो कानून बन जाता है, तो उसके ऊपर जो है फिर होम ऑफिस जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। वो अनाउंसमेंट्स उसकी देते हैं कि जी ये कवानीन हैं, अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ये हमारे रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये कानून है, इसकी ये क्लॉजेस हैं, आपने उसको अमल करना है। सेम ऐसे ही फिर उसके बाद जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर्स होते हैं, जो अब अक्सर लोगों को मैंने देखा वो एवं गाला कट देंगे, वो जी साडा एम्बेसी ने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, एम्बेसी ने ये कर दिया। एम्बेसी के पास कोई पावर्स नहीं होती जी। एम्बेसी को पावर्स देता है वो कानून जो होता है, वो कानून की एक किताब जो है उसके मुताबिक उन्होंने उसके ऊपर अमल करना है। सो वकील के जो है जी साडा वकील जी बड़ा नकम्मा निकले जी, वकील ने बड़ा कर दिया जी, वकील ने कुछ नहीं किया जी। वकील ने कुछ नहीं करना, वकील ने वही एक किताब जो है
उसको पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसकी तशरीह करनी है। उसने उसको इंटरप्रेट करते हुए उसने एम्बेसीज को, होम ऑफिस को, उसने कानून उनका एक्सप्लेन करना होता है कि जी मेरे क्लाइंट की ये सिचुएशन है और मैं ये समझता हूँ कि मेरे क्लाइंट की इस सिचुएशन के मुताबिक ये कानून उसके ऊपर फिट बैठता है। ये इसका मतलब है कि जो ये आपका एम्बेसी वाला बंदा है या आपका होम ऑफिस है, उनकी ज़ाती कोई उनके राइट्स नहीं है या उनके पास ज़ाती कोई इख्तियारात नहीं है, सेम वकील के पास नहीं है। फिर उसके बाद जब आपने उसको इंटरप्रेट करते हुए आपने कानून जो है वो उनके सामने रख दिया, फिर उसके बाद जो उनका रेलिवेंट जो केस वर्कर्स होते हैं, जो रेलिवेंट जजेस होते हैं, जो रेलिवेंट ट्राइब्यूनल्स होते हैं, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो है काम करना होता है। उन्होंने देखना होता है कि ये एक एप्लीकेशन आई है इस साहब के, इस साहिबा के, मोहतरमा के या मैडम के या सर के, जो भी एप्लीकेंट हैं, इनकी ये सिचुएशन थी, ये इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है, ये वाली जो एप्लीकेशन है इन्होंने फलां कानून के मुताबिक जो है ये दी है, उसमें इनके ऊपर ये लॉ लगता है, ये कानून था जिसके मुताबिक इन्होंने एप्लीकेशन दी है और इनकी जो इंटरप्रिटेशन जो थी, इसकी जो तशरीह जो है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, ये इन्होंने इस ऐसे ये जो एक डिटेल्स दी हैं, ये उसमें ये आ जाता है कि जी कि ये कानून के मुताबिक, इस कानून के मुताबिक आप हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे वो आपका स्पाउस का वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन है, आपकी असाइलम की एप्लीकेशन है, वट एवर जो भी है, वो उन्होंने सारा जो है कानून के मुताबिक पेश कर दिया। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये आ जाता है कि उन्होंने जस्टिस देना है, इंसाफ देना है आपकी तमाम चीज़ों को देखते हुए, और उसके बाद जो है इसका मतलब है कि जजेस के पास भी अपने कोई पर्सनल इख्तियारात नहीं होते, उन्होंने भी कानून को ही फॉलो करना होता है। सो अल्टीमेट जो है ये सारी की सारी जो बेस आ जाती है, ये एक लॉ के ऊपर ही आ जाती है, जिसको, और ये इसलिए कहा जाता है ना कि जी के जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उस कंट्री का जो है वो हालात जो है या चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं होती, और इसी वजह से जो है वो लोग फिर रिस्पेक्ट नहीं करते। अक्सर जो हमारे दोस्त हैं जो इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, वो अक्सर हमें यही कहते रहते हैं, बल्कि चलिए मैं चूँकि पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान की बात करें, हम अक्सर यही कहते हैं कि जी कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है और यहाँ पे जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो काम नहीं किया जाता। या देखिए कानून तो है, लेकिन कानून के मुताबिक काम नहीं किया जा रहा होता। इसकी वजह, उसका मकसद ये बताने का या इस लाइन का मकसद ये होता है कि जी कि चूँकि जो वो क्या कहते हैं इसके पावरफुल जो हल्के होते हैं या जो पावरफुल लोग होते हैं, वो कानून को अपने स्टाइल में जो है या अपनी हालात के मुताबिक मोड़ लेते हैं। वो है ना जी लाइन बनी हुई कि जी के जो कानून जो है ना, ये एक मकड़ी का एक जाला है और इसमें हमेशा जो है वो छोटे छोटे ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये छोटा जो जानवर है वो उसमें फंसता है। वो उस मकड़ी का जाला आपने देखा होगा, ये दीवारों पे या बाकी तरह जो चलता है, लेकिन जो ताकतवर जानवर होता है वो हमेशा उसको फाड़ के, चीर के जो है वो आगे निकल जाता है। सो इसका मतलब वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन ये की जाती है कि यहाँ पे जो ताकतवर हल्के हैं वो जो है वो अपना काम निकाल लेते हैं और कानून नहीं है। और वो यही कहा जाता है कि जी के वो किसी ने, पता नहीं, मंटो साहब थे, सादिक हुसैन मंटो साहब बहुत बड़े राइटर थे, शायद उनकी लाइन थी, उन्होंने लिखा था कि जी के कानून और या रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे मुल्कों में ज़्यादा। सादिक हुसैन मंटो साहब जो थे वो 40s या उस इंडिया पाकिस्तान, चूँकि उस वक्त एक ही था हिंदुस्तान, वो वहाँ के राइटर थे, तो उस ज़माने में भी ज़ाहिर रूल ऑफ लॉ की इश्यूज़ आते होंगे। तो उन्होंने वो लाइन थी उनकी कि एक जो रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे वो ऐसा है कि जी के एक जो जज कह लीजिए या जो कानून के ऊपर फैसले करते हैं, उसने धोती पहनी हुई है, और जिस वक्त जो है वो गरीब आदमी आता है या आम आदमी आता है तो ये धोती सामने से उठा देते हैं, और जिस वक्त कोई ताकतवर आदमी आता है या जो मजबूत लोग आते हैं तो ये अपनी धोती पीछे से उठा देते हैं। सो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ को हमेशा से यही कहा गया है कि जी के वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन सेम बातें, सेम चीज़ें अगर हम लोग यूके में आके, यूरोप में आके या बाकी जगह पे करेंगे तो वो फिर आप अपने आप से ज़्यादती कर रहे होते हैं। बहुत से लोग जो है, अक्सर मैंने देखा है, वो कभी वो होम ऑफिस को गाली दे रहे होंगे, जी होम ऑफिस ने ज़्यादती कर दी, कभी वो वकील के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, कभी वो एम्बेसी का कर रहे होंगे, देखिए जी ये ऐसे हो गया, फलां हो गया। देखिए
एक तो ये है कि कानून पे अमल जो है, रूल ऑफ लॉ जो है वो इस कंट्री में है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी अदारा, कोई भी शख्स जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आपका एम्बेसी ने आपने एप्लीकेशन फाइल की, एम्बेसी ने अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंड ऑफ वर्ल्ड जो है। अगर ये एंड ऑफ वर्ल्ड होता तो वो फिर एडमन रिव्यू का राइट क्यों होता? एडमन रिव्यू अगर आपका रिफ्यूज हो जाता है तो फिर ट्राइब्यूनल्स क्यों होते? अगर वो रिफ्यूज हो जाते हैं तो अपील कोर्ट्स जो हैं वो क्यों होती? वो रिफ्यूजल आ जाती है वहां से तो फिर हाई कोर्ट जो है वो क्यों होता? इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक अदारा होता है, उसके ऊपर एक अदालत होती है, उसके ऊपर सेकंड अदालत होती है, फिर थर्ड अदालतें। ये जो ऊपर की हायर कोर्ट्स आती हैं, उनका मकसद ये होता है कि अगर नीचे वाली कोर्ट ने आपसे कोई ज्यादती की है, या एरर ऑफ लॉ किया है, या उन्होंने कानून के मुताबिक अमल नहीं किया, या आप समझते हैं कि जी आपके साथ ज्यादती हुई है, या आप समझते हैं कि जी कि आपका पिटीशन एक्चुअल ऐसी थी, आपका केस एक्चुअली ऐसा था, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करवा सके या उनसे अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो दोनों कंडीशंस में आपको, आप समझते हैं कि जी कि आपको अपील पे जाके राइट मिल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप यही समझें कि यहाँ पे एप्लीकेशन गई है जी, ये रिफ्यूजल आ गई, इसका मतलब है आपके वकील ने ठीक काम नहीं किया, या आप जो है वो उन्होंने ज्यादती कर दी। ये एक सिस्टम है, ये चलता है, इसी वजह से ऊपर की अदालतें होती हैं, हायर कोर्ट्स होती हैं। अब आज की इस वीडियो को क्लोज करने से पहले सर मैं यही आपको बताता जाऊँ कि इंग्लैंड में, यूके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, दो चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप कहीं पे मात नहीं खाते हैं, आप कहीं पे जो है वो आपको नुकसान नहीं होता। नंबर वन, एक तो ये है कि जब आप अपना ओवर क्लेवर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओवर क्लेवर बहुत से लोग बनने की कोशिश करते हैं, और जो ओवर क्लेवर शख्स होता है हमेशा वही डूबता है और उसी को नुकसान होता है। वो कहते हैं ना जी, पंजाबी की मिसाल जी, सियाना कान जड़ा ना वो कितने डिगदा जाके तुहानू पता ही। एक तो आप सबसे पहले मैं लोगों को यही कहता होता हूं कि आप सबसे पहले अपनी लीगल कंसल्टेशन जो है वो बुक किया करें। लीगल कंसल्टेशन लेने के बाद आपका जो पर्टिकुलर सवाल है, दाएं बाएं के नहीं, कई लोग अपना दो क्वेश्चन करके मेरी फुफी नाल भी गल कर लो, मेरे चाचे नाल भी गल कर लो, मेरा आया मसला, अच्छा जी एंज हो जाए तो फिर की होएगा जी, अच्छा जी मैं जो है अभी हम कपल हैं, हम असाइलम पे हैं, अभी ये हमारी सिचुएशन है, अच्छा जी अगर हमारा अभी वीज़ा नहीं बनता तो क्या हम बच्चे की बेस के ऊपर वो 7 साल के बाद वीज़ा ले लेंगे? हाँ जी बिल्कुल ले लेंगे। मैंने कहा जी बच्चा आपका अभी कितनी उम्र होगी? नहीं जी बच्चे की तो जैसी प्लानिंग कर रहे हैं। अभी बच्चे की आप प्लानिंग कर रहे हैं, अभी वो बच्चा होगा, फिर 7 साल का होगा। जो चीज़ आपकी राइट इस वक्त है वो आपने देखनी है कि सर जी मेरा इस वक्त का ये प्रॉब्लम है, इसका मैं क्या हल करूं। आपकी ये जो गुंजलें हैं, आपकी ये जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, यही हमेशा आपको केस को डुबोती हैं। और अक्सर केसेस में मैंने यही देखा है कि लोगों के अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं होती, वो केस स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे आजकल ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की या बाकी एप्लीकेशन जितनी भी गई हुई हैं, प्रायोरिटी के ऊपर जो गई हुई हैं, उनके ऊपर भी 2 महीने प्लस हो गए हैं, वेटिंग में चल रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा है। वो कई लोग मुझे फ़ोन कर देंगे, ओ जी वो प्रायोरिटी का दिया है भाई उन्होंने, जी वो प्रायोरिटी की हमसे फ़ीस क्यों ले ली, फलां क्यों कर लिया। भाई आप ना पे करें। जब आपने नॉर्मल पे करना है, टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रायोरिटी का पे किया है, तब भी उन्होंने रूल ऑफ लॉ को देखना है, उन्होंने अपने कानून के मुताबिक ही फैसला करना होता है। मैं तो बातें करता रहूँगा, लेकिन ये है कि कई मेरी इस तरह की बातें थोड़े उत्तों निकल जाती हैं। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, और आखिरी बात यही है कि कानून के ऊपर जो है अमल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, और जो लॉज होते हैं, जो रूल्स हैं, आपको उसी को फॉलो करना पड़ता है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आप उनको बार बार डिपार्टमेंट्स को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, आप उनसे ज़बरदस्ती अपनी मर्जी का फैसला नहीं निकलवा सकते हैं। उन्होंने कानून के मुताबिक ही फैसला करना होता है। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।